Okay, so Bismillah Rahman Rahim. You can see this in the last class we have done with topic number 3, which is titration, and in today's class I'm moving towards topic number 4, which can be important, and this is actually electrolysis. This is a very short chapter about ATP, but we need to talk about this as well as it can be asked in exams. So topic number 4, we are going to talk about initially, then we are going to talk about the graphic questions in which we are going to have a graph, calculation and drawing of graph and all this stuff. First of all, we need to talk about electrolysis, which is electrolysis. Right, if you talk about electrolysis, बच्चों तो electrolysis में सबसे important चीज तो है आपके पास वो प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है, आपसे जो है ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है जो कि मेन स्टॉप है, और उसके साथ साथ ही जो है वो आपके पास टेस्ट के जो आपके पास गैसेस के टेस्ट होते हैं उसके साथ पूछता है। तो इसमें कुछ चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं आपके पास? वो आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है, प्रोडक्ट कैथोड पर एनोड पे, वो ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं आपसे। ऑब्जर्वेशन का देखें, प्रोडक्ट तो आपके पास वो पूछ सकता है कैथोड पे, एनोड पे, और साथ साथ रिमेनिंग जो आपके पास बचता है ना उसकी भी वो प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो रिमेनिंग भी वो आपसे पूछ सकता है, रिमेनिंग क्या बच रहा है आपके पास वो प्रोडक्ट बताएं। साथ साथ ऑब्जर्वेशन में भी वो यही पूछेगा आपसे, कैथोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है, एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है, और इलेक्ट्रोलाइट पर क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आपने जरा गौर से सवाल को देखना है कि वो ऑब्जर्वेशन पूछ किसकी रहा है। उसके साथ साथ वो जो है इसके अंदर जो गैसेस बन रही होती हैं उसके टेस्ट भी यहाँ पूछ लेता है, तो उसके लिए तो टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे गिवन है, तो हम वहां से देख सकते होंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो है वो आपसे पीएच के बारे में भी पूछ लेता है रिमेनिंग सॉल्यूशन के, तो आपको उसके बारे में भी अवेयर रहना है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस के बारे में आपसे कह सकता है, आमतौर पर वो क्वेश्चंस पूछता नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्योंकि वो ऑलरेडी पेपर 2 के अंदर और पेपर 4 के अंदर आईजीसीएसई के अंदर वो ऑलरेडी उसको चेक कर चुका होता है। तो यहाँ वो सिर्फ डायरेक्ट नाम पूछता है, ऑब्जर्वेशन पूछता है एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज वी नो दैट इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमने पढ़ा है सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके अलावा हमारे सिलेबस के अंदर जो है आप कह लें कि एक्वस कॉपर सल्फेट जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके पास, कॉपर सल्फेट और साथ साथ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपके पास काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपसे वो फिर उसके मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकता है, वहाँ क्वेश्चन वो गिवन कर सकता है चीजें। और साथ साथ आपके पास मॉल्टन तो कोई सा भी वो पूछ सकता है, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट तो वो कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वी नो दैट मॉल्टन होता है तो सिंपल जो कैटाइन होते हैं वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो है आपके पास कैथोड पे, और जो एनाइंस होते हैं वो एनोड पे। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड या कोई सा भी क्लोराइड का सॉल्ट होता है आपके पास, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर हो तो वो ही एक्वस में भी और मॉल्टन में भी और डाइल्यूट में भी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इससे हटकर कोई बात करेगा तो वो उसमें क्वेश्चन में गिवन कर देगा आपको कि भाई नहीं हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपने फिर हाइड्रोक्साइड के हिसाब से प्रोडक्ट देखनी है। और अगर आपके पास सल्फेट आइंस होते हैं तो वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आइंस वी ऑलवेज हैव हाइड्रोक्साइड आइंस टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, और हाइड्रोक्साइड से हमेशा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, वाटर अंदर ही रह जाता है। और अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस हो तो आपके पास कैथोड पे लीस्ट रिएक्टिव जाता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक रीसेंट क्वेश्चन का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया था, उसको मैं आपको करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं है, यस हियर इट इज। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये विंटर 20 का क्वेश्चन है, 5070 का, आप उसको फोकस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास विंटर 20 में आया है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। जरा देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपके पास। तो इसके अंदर आप देखें कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आमतौर पर आपसे वो प्रोडक्ट और उसकी ऑब्जर्वेशन ही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। सो यू कैन बी रिलैक्स फॉर दैट कि भाई इक्वेशन नहीं बनानी होती हमें इसके अंदर ना। चलिए देखें आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट टू डिफरेंट एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देख सकते हैं कि वो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि ये वाला apparatus को यूज कर रहा है। और apparatus में आप देख सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं
और एक्वस सॉल्यूशन यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसमें आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं है प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो डेफिनेटली आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो इलेक्ट्रोलाइट की बेसिस पे बनेगी। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देख सकते हैं कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट जो उसने बताए हैं वही दोनों बताए हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं पीछे पेज पर, सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वस कॉपर सल्फेट। वी नो दैट इसके अंदर सल्फेट आइंस मौजूद हैं, सल्फेट आइंस दोनों में ही मौजूद है, और सल्फेट आइन किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाते हैं, तो दूसरा वाला आइन प्रोडक्ट बनाता है। तो दूसरा वाला आइन बचता कौन सा आपके पास? हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रोडक्ट कौन सी बनाता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड कौन सी प्रोडक्ट बनाता है? इट वुड बी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बनाता है? ऑक्सीजन गैस। तो दोनों में ही एनोड पर आपके पास क्या बन जाएगी? ऑक्सीजन गैस। और एक ऑब्जर्वेशन उसने ऑलरेडी दी हुई है कि जब भी ऑक्सीजन गैस बनती है तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस होते हैं, तो ऊपर वाले में आपको लिखने में कोई इशू नहीं होगा, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, राइट बच्चों? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन आफ्टर दैट वो कह रहा है आपसे कि भाई आपके पास जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन बनेगी, उसको आप बोलते हैं बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। लेकिन जब आपके पास कॉपर सल्फेट होगा तो वी नो दैट कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव और ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है, तो आपके पास कैथोड पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? कॉपर। और इसकी ऑब्जर्वेशन हमें पता है, इट वुड बी लाइक पिंक सॉलिड डिपॉजिट्स, राइट बच्चों? Yes, sir. Then Ji, after sir. that, they are saying state the test and its observation to identify the hydrogen gas. Oh my God! So you can say that place. ये पीछे वैसे भी लिखा हुआ होगा, place a light and splend. आपने क्या लगाना है? आपने light and splend लगाना है near the gas, and you will see that it would extinguish with a pop-up sound. It will extinguish with a pop-up sound. सर जी बेटे। सर ये जो कैथोड में जो कॉपर है जो पिंक सॉलिड है, ये पीछे लिखा होगा या फिर ये हमें पता होना चाहिए? बेटा ये तो ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए, ये पीछे नहीं लिखी होगी, क्योंकि कॉपर आइंस के जो सॉल्ट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें आइंस की फॉर्म में होते हैं मेटल्स, ठीक है ना। तो आपके पास जो कैटाइंस के टेस्ट हैं उसके अंदर आपके पास जो है पीछे जो लिखा हुआ है वो कैटाइंस के टेस्ट है, यानी कि जब ट्रांजिशन मेटल या कोई सा भी दूसरा मेटल जब आइन की फॉर्म में होता है, जब सॉल्ट की फॉर्म में होता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बस वो पीछे लिखा हुआ है, कैटाइन, एनाइन, फ्लेम टेस्ट और गैसेस। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास मेटालिक कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसका कलर क्या होगा, ठीक है? ओके सर। ठीक हो गया। चलें अब आगे चलते हैं हम। आपके पास आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है जो इससे हट का टॉपिक हो सकता है। अच्छा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर आपके पास रिमेनिंग सॉल्यूशन है, फॉर सपोज अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हो तो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास कौन कौन से आइंस मौजूद हैं? हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं और सल्फेट आइंस मौजूद हैं और आपके पास जो है हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद है। आपने देखा कि अभी आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोजन से बनी, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके पास बचा H2SO4। तो वो आपसे कह सकता है व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस, तो पीएच इसकी नियरली 1 से 2 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं एक्वस की, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड एक्वस लेते हैं तो इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन आइन, सोडियम आइंस मौजूद होंगे, इसके अंदर आपके पास क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होंगे। तो सोडियम और क्लोरीन अगर चला जाएगा, तो सॉरी आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना चाहिए कि इसकी पीएच जो है आपके पास 12 to 13 हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करने के बाद। ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन आपके पास बन गया। सेम एज इट इज अगर आप बात करें कॉपर सल्फेट की, तो इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो कॉपर आइंस मौजूद हैं, हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं, सल्फेट आइंस मौजूद हैं और हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद हैं। तो हाइड्रोक्साइड और कॉपर आइंस जा रहे हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी पीएच भी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कहीं आपको 1 से 2 नजर आने वाली है। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस we are adding any indicator over here, so what would be the color change? So you need to keep remember the color changes of indicators, color changes of indicators, all right बच्चों। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने इंडिकेटर याद रखना है अपकमिंग पेपर के लिए, वो आपने याद रखना है थैमोफ्लिन। बच्चों थैमोफ्लिन लाजमी पेपर में चेक किया जाएगा क्योंकि न्यू इंडिकेटर ऐड हुआ है। तो एसिड में ये होता है आपके पास कलरलेस और एल्कली में ये होता है ब्लू। तो इसका कलर आपने लाजमी याद रखना है। आपको किसी भी तरीके से आपसे ये पूछेगा, लाजमी वो किसी भी तरीके से आपसे ये पूछ सकता है, तो आपने इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा जो Yes, है sir. आप इस टॉपिक की तो बात नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है
प्रेजेंस ऑफ वाटर का टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ वाटर का टेस्ट अगर आपको याद हो तो आपके पास कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस वाला जो है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और आपके पास एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर, इससे रिलेटेड टेस्ट भी आपसे वो पूछ सकता है। तो ये आपने याद रखना है। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो हाइड्रस हो जाता है, इसका कलर चेंज आपको पता होना चाहिए, व्हाइट टू ब्लू क्रिस्टल्स होता है। इसी तरह आपके पास कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर और कोबाल्ट 2 क्लोराइड हाइड्रस आपके पास जो होता है, इसका कलर भी आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लू टू पिंक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कलर आपने लाजमी याद रखना है कि अगर ये पेपर 2 में, थ्योरी के पेपर में आपसे चेक नहीं किया गया है तो वो आपसे पेपर 4 में लाजमी इसके बारे में बात करने वाला है। ऑलराइट, पेपर 4 में थ्योरी में आया था बच्चों ये? नहीं No, सर, sir. प्रेजेंट ऑर्डर नहीं आया था। Yes, sir. थ्योरी में नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास फाइनल पेपर में एटीपी में लाजमी आ सकता है, और अगर उसमें भी नहीं आया तो फिर ये डन है कि फिर ये एमसीक्यूज में पूछेंगे। सही है भाई? Yes, sir. ये भी अपने साथ सर, okay. जाना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 4 जो है आपके पास, टॉपिक नंबर 4 के अंदर हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं किसका, मैं रिडॉक्स की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4 भी आपके पास जो है कौन सा है, आपके पास रिडॉक्स है। टॉपिक नंबर 5 हो गया ये। टॉपिक नंबर 5 जो है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं रिडॉक्स को। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास वो पूछ सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप बात करें टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर आपको बोले आपसे टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें हमेशा हमें थोड़ी सी परेशानी रहती है कि यार ये क्या सीन है। तो टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी अलग बात है। आई थिंक कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट कर रहे हो तो फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे आप डालोगे एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए डाला जाएगा ताकि दोनों रिएक्शन करें और कलर चेंज नजर आए। तो व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन यू वुड सी के भाई आपके पास जो है क्या आएगा, आपके पास कलरलेस टू ब्राउन आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी। आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा वो आपसे कह सकता है चेक करने के लिए, KMnO4 तो बहुत बेसिक है, हमें पता ही होता है। इसके अलावा अगर वो आपसे कुछ पूछेगा तो वो मेरे ख्याल से आपको क्या दे सकता है वो आपको, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट के अंदर वो ज़्यादातर H2O2 को भी यूज़ करता है क्योंकि ये दोनों तरीके से वर्कआउट करता है, तो ये भी आमतौर पर वो यूज़ करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने रेडी रहना है। और साथ साथ अगर आप इसकी बात करें तो ये बड़ा मजे का टेस्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट के लिए आप क्या डालते हो, एड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 डालते हो और उसका कलर आपके पास क्या हो जाता है ऑब्जर्वेशन में, पर्पल टू, कलरलेस भी लिख सकते हैं, पर्पल टू पिंक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो पर्पल टू पिंक लिखें या कलरलेस लिखें आपकी मर्जी है। और ये आमतौर पे यूज किया जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल की बड़ी बेसिक एग्जांपल वो यूज करता है, और अगर आपने देखा हो तो एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी ये पूछा गया है, राइट और नॉट? Sir, Yes, यस सर। अच्छा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पेपर 2 के अंदर जो है थ्योरी पेपर के अंदर, पेपर 4 के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का टेस्ट आपसे पूछा था कि भाई विच रिएजेंट कैन बी, आई थिंक इसी तरह का कोई सवाल था कि किस तरह का रिएजेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के टेस्ट के लिए यूज हो सकता है। तो वी नो दैट क्लास पढ़ने से हमने इसको पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए आप जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, टेस्ट हो जाएगा आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल वो नहीं पूछेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पेपर थ्योरी के पेपर में वो ये पूछ चुका है, तो इससे रिलेटेड कोई बात वो पूछने वाला नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आ सकता है, आपको पहले से इसकी प्रिपरेशन करके जानी है। और कैटाइन और एनाइन की अगर आप बात करें तो कैटाइन में और एनाइन में आपके पास वैसे तो टेस्ट गिवन होंगे एट द एंड ऑफ द पेपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सल्फाइड आइन को फोकस करेगा इस बार ज्यादा क्योंकि ये भी तकरीबन न्यूली एडेड है। ठीक है भाई, तो इसकी भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है कि ये भी हम KMnO4 से ही यूज करते चेक करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये फर्दर जो है आपके पास क्या हो सकता है, SO3 से SO4 में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको वो टेस्ट करने की पूछ सकता है। तो एनाइन के टेस्ट में वो SO3 पूछ सकता है, लेकिन आपके पास वो रिडॉक्स का ऐसा नहीं पूछेगा। जैसे आमतौर पर वो बोलता है कि इथेनॉल जो है इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल जो है इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो व्हाट इज द color change of potassium magnate? So we know that it would be purple to colorless because we use
potassium magnate 7 in the formation of you can say that ethanoic acid from ethanol. So the color change would be purple to pink or purple to colorless. तो ये वाहिद ऑर्गेनिक का वो पार्ट है जो कि वो 18 में आपसे चेक कर सकता है। तो इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक अगर वो चेक करेगा तो इस तरह चेक कर सकता है, या फिर वो जो है आपके पास क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन में उसको ऐड कर देता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी आपके लिए अगर ये रेडॉक्स इंपॉर्टेंट है तो इतना है। ऑलराइट बच्चों, ये H2O2 का Alright, जज्बात बता दें। यार Yes, sir. H2O2 जो है आपके पास एक ऐसा रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है इसके बारे में ना। तो अगर आपके पास इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तब भी कलर चेंज आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तब भी कलर चेंज आएगा, लेकिन इसके बारे में वो बता देता है आपको। ठीक है, तो सिंपली वो आपसे ये कह रहा होता है कि भाई आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट लिखें कि हाउ डू वी नो दैट ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो उस तरह वो स्ट्रेट बोलता है आपसे। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर। ये ऑलरेडी काफी कंफ्यूजिंग है। चलें तो भाई अब चलते हैं टॉपिक नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा ग्राफ का टॉपिक हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ग्राफ बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का आपने ख्याल रखना होता है कि फ्री के मार्क्स नहीं होते हैं वो। या आप बोलते हैं यार ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात है हमारे लिए, ये फ्री के मार्क्स नहीं होते। आपने गौर से देखना होता है, बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। बहुत बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर वो स्ट्रेट लाइन खींचते। उसके अंदर वो बोलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस खींचनी है, लेकिन वो फिर भी नहीं खींचते। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई आपने जो है आपने जो है इसके अंदर जो है एक स्मूथ कर्व बनाना है, बच्चे फिर भी नहीं करते। तो इसलिए आपने इस सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये जो सवाल सामने मुझे लिखा हुआ मिला है इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स निकाली हैं बच्चों, उसको एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो IGCSE से रिलेटेड है, तो हम पहले इसको करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, बड़ा सिंपल होता है। IGCSE बड़े बड़े मजे में है भाई, इनको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। तो जरा देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है ये आपके पास। ये आपसे कह रहा है कि ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टार्ट में ये क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन है दिस इज विंटर 21 और क्वेश्चन पेपर 6-3 है आपके पास। ये कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट टेम्परेचर चेंज, student investigate the temperature change when zinc reacted with two different aqueous solutions. Copper sulfate में डाला गया है solution Q and solution R. Okay, copper sulfate, zinc reacted with two different aqueous solutions of copper sulfate, यानी कि दो अलग अलग concentration वाले definitely copper sulfate use किए गए हैं यहाँ पर। ऑलराइट बच्चों, इसके बाद नीचे उसने पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा था। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है प्लानिंग वाले क्वेश्चन की। तो ये पूरा प्लान करके देते हैं, नीचे देखें पूरा बेहतरीन प्लान करके उन्होंने दिया हुआ है इस क्वेश्चन को। सो लेट्स रीड कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें कह रहा है कि आप पॉलीस्टाइरीन कप वाज प्लेस्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बीकर फॉर सपोर्ट, ठीक है, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्यूब वाज poured इन द पॉलीस्टाइरीन कप। आप देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसने 25 सेंटीमीटर क्यूब जो लिया है वो किससे लिया है, मेजरिंग सिलेंडर से लिया है, और स्टार्ट में उसने पॉलीस्टाइरीन कप लिया है। ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन कप के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि पॉलीस्टाइरीन कप जो होता है वो आपके पास जो है आमतौर पर हम लोग चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए यूज करते हैं। और वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि वो काफी जो है आपके पास हीट को आप कह लें कि वो इंसुलेट करता है, वो बाहर जो है कंडक्ट नहीं करता, उसको जाया नहीं करता, तो काफी देर तक वो रेजिस्ट कर सकता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर काफी देर तक रख सकता है, स्टे कर सकता है। इस वजह से हम पॉलीस्टाइरीन कप यूज करते हैं। अगर हम कोई मेटल के कप में चाय पियेंगे तो डेफिनेटली उसकी हीट कंडक्शन बहुत ज्यादा होगी और वो जल्दी ठंडी हो सकती है, देर से गर्म होगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। और पॉलीस्टाइरीन कप ऐसा नहीं करता। और मेजरिंग सिलेंडर से रिलेटेड वी नो दैट कि मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब का प्लस माइनस एरर होता है, और इससे बेहतर आपके पास पिपेट हो सकती है। पिपेट के अलावा आप प्योरेट भी यूज कर सकते हैं मेजरिंग, तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है। Using thermometer, the initial temperature of solution Q was measured. आप वो कह रहे हैं थर्मोमीटर को यूज करते हुए आपने इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिए। 3 grams of zinc powder was added to the polystyrene cup at the same time a stop clock was started. 3 grams आपने जिंक पाउडर डाला, उसके बाद उसने स्टॉप क्लॉक जो है स्टार्ट कर दी। Using thermometer to the mixture in the polystyrene cup was continually stir and the temperature measure every 30 seconds. ठीक हो गया। इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास 23, तो उसने बता दिया आपको। Use the thermometer diagrams and the initial temperature to
कंप्लीट द टेबल। ठीक है भाई, इस कंप्लीट को टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखें ये कितनी है, अब यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 43 बच्चों। तो टेम्परेचर आपके पास कितना आया है यहाँ पर 43, यहाँ कितना आया आप देखें 49, यहाँ कितना हो गया आपके पास 51, यहाँ देखें कितना हो गया 52, यहाँ कितना हो गया 52, यहाँ फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की तरफ आ रहा है, ये हो गया 49.5 बीच में है, तो ये हो गया आपके पास 48, ये आ गया आपके पास 46.5। राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. ठीक है, आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो भाई अगर आप देखें 23 इनिशियल था, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, फर्स्ट वाले में चेंज इन टेम्परेचर कितना आया बच्चों 20, फिर कितना आया आपके पास 26, फिर कितना हो गया 28, फिर कितना हो गया 29, और यहाँ 29 ही रहा, और 29 के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, है ना भाई। अच्छा, इसके अंदर मैंने शायद मिस्टेक किया, आप इसको देख सकते हैं कि ये 51 है बच्चों, 51 है, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये हो गया 51, ये हो गया 28, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, ये हो गया आपके पास 26.5, ये कितना हो गया फिर आपके पास, ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया आपके पास 23.5। राइट बच्चों, डिफरेंस आ गया। Yes, sir. ये हमारे पास पूरी रीडिंग हो गई, और देखें IGCSE वाले बच्चों के लिए काफी आसान चीज है कि उनको 3 नंबर मिलेंगे इसके। ठीक है, तो सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं है, और आंखें खोल के हमने सॉल्व करना है। और ये मैंने गलती आपके सामने इसलिए की है ताकि आपको याद रहे कि इतनी बेसिक मिस्टेक में भी, इतनी बेसिक क्वेश्चन में भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपने इस बात का आइडिया होना चाहिए आपके पास कि भाई आप देखिए, मैंने आपके सामने गलती की और फिर भी आपने चेक नहीं किया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ये गलती कर सकता है, हर इंसान गलती कर सकता है। हम आमतौर पर क्या समझते हैं, हम आमतौर पर ये समझते हैं कि यार हम गलती कर ही नहीं सकते, कोई भी गलती नहीं कर सकता, इतना सामने तो लिखा हुआ 51 कैसे गलती होगी, लेकिन हो जाती है गलती, इंसान से गलती हो जाती है। तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट इन दिस क्वेश्चन। ये आमतौर पर देखने में प्रॉब्लम करता है, और देखने की वजह से आपके पास यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्ली ना देखें तो मिस्टेक आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द पॉलीस्टाइरीन कप वाज वॉश्ड आउट विद डिस्टिल वाटर। ठीक है भाई, डिस्टिल वाटर से वॉश कर दिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 1 वाज रिपीटेड यूजिंग सॉल्यूशन R इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन Q। अब वो दूसरा जो है कंसंट्रेशन वाला कॉपर सल्फेट उसमें डाल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर 24 है, दोबारा से उसने रीडिंग दी है आपको निकालने की। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी है भाई, इनिशियल टेम्परेचर अगर आप देखें तो ये हो गया 33 बच्चों, राइट है, चेक करते रहिएगा आप भी। ये हो गया आपके पास 38, ये हो गया आपके पास 41, ये हो गया आपके पास 43, ये हो गया आपके पास 42, ये हो गया 40, ये हो गया आपके पास 39, और ये हो गया आपके पास 38। राइट, अब 24 में से अगर आप इसको देखते हैं तो 24 में से अगर डिफरेंस अगर हम दें तो ये 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपके पास 14 आ रहा है, ये 17.5 आ रहा है, ये आपके पास कितना हो गया, ये देखो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर 43 लिखा हुआ है जबकि ये 42 है। तो इस तरह की मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं बच्चों, जरा गौर से देखिएगा। ये भी 41 है, तो ये 42 है, ये 41 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, अगर आप देखें तो यहाँ 18 आ गया, यहाँ 17 आ गया, यहाँ 16, यहाँ 15, यहाँ 14, ऐसे ही बच्चों। जी सर। ठीक हो गया। देन आफ्टर दैट सी पार्ट में वो कह रहा है कंप्लीट अ सुटेबल स्केल ऑन द y एक्सिस एंड plot the result from experiment 1 and experiment 2 on the grid. Draw two curves of best fit. अब आप देख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। Draw two curves that are best fit. ये बनाना है आपने, बेस्ट फिट कर्व्स बनाने हैं आपने, और दोनों एक्सपेरिमेंट बनाने हैं भाई, 1 के और 2 के, और उसके 5 मार्क्स मिलने वाले हैं हमें। वाओ, दैट्स ग्रेट। और आप देख लीजिएगा कि वो यहाँ क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज और टाइम के दरमियान आपने बनाना है। आप ऊपर वाला टेम्परेचर मत यूज कीजिएगा, टेम्परेचर चेंज यूज करना है आपने, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई मैं रेड से बना रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो रेड वाला जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपके पास, तो देख लेते हैं आपके पास, इसको जरा थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपलोड हो सके। और टेम्परेचर चेंज कितना है आपके पास, 9 से स्टार्ट हो गया था। आई एम कंसीडरिंग इज 10 20 30 40 50, इसको मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। और टाइम जो है हमारे पास 30 से लेकर जा रहा है 240 तक, तो ये तो ऑलरेडी मेंशन है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो 30 सेकेंड अगर आप देखें तो ये हो गया आपके पास 10
20-30 सेकंड पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है कहाँ पर, आपके पास 60 पे जो आंसर आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास 60 पे आपके पास आंसर आ रहा है 14। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ आ गया आपके पास दूसरा वाला। देन आफ्टर दैट आपके पास 90 पे आ रहा है 17.5। तो ये आपके पास 19 है। 19 पे आपके पास आ रहा है 17.5। 1 2 3 17 17.5 यहीं आएगा बच्चों, बीच में कहीं, यहाँ कहीं आएगा, राइट। जी सर यही उसके आएगा। बाद 120 पे आ रहा है 18 पर। अगर आप देखें 120 हो गया आपके पास 110 120। तो ये 120 पे आ गया आपके पास 18 पर। तो ये हो गया आपके पास समवेयर यहाँ आना चाहिए। उसके बाद आप देखें 41 पर जो है, यानी कि 150 पर ये 17 पे आ गया नीचे वापस। तो 150 पर ये आ गया 17 पर आपके पास। ठीक है, उसके बाद 180 पर आ गया ये 16 पर। 180 पर आ गया ये 16 पर। ये हो गया 160 170 180 समवेयर यहाँ आ रहा है आपके पास। तो ये आ गया 16 पर यहाँ पर। नहीं, ये मैंने गलत लगाया है ना, इसको मुझे ऐसा लग रहा है ये गलत जगह है। ये हो गया आपके पास 160 170 180। दिस इज 180 और 180 पे 16 है। दिस इज 11 12 13 14 15 16। सही लगाया मैं, 16 पे आ गया ये। उसके बाद वो कह रहा है आपसे 210 पे 15 आ रहा है। तो 210 पे आपके पास आ गया 15 बच्चों यहाँ पर कहीं। और फिर 240 पर आपके पास आ रहा है 14। 240 पर आ गया आपके पास 14। ऐसी है बच्चों। यस सर। यस सर। जी सर। हम इसको पॉइंट्स को मिला देते हैं। सर लेकिन इससे 70% ऑफ द ग्राफ तो कवर नहीं हुआ है। हाँ, सर लेकिन इस ग्राफ से वो जो कहते हैं 70-80% एटलीस्ट कवर होना चाहिए, वो तो कवर नहीं हुआ। कौन सा कवर नहीं हुआ बेटे, वो तो खैर है ना, अभी दूसरा भी तो बना रहे हैं, सबर तो करो। सर वो दूसरा ठीक भी है तो सर। बना रहे हैं। ये हो गया आपके पास एक जी ग्राफ सर वो हमारे हो पास। जाता है। और एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में मैं बना रहा हूँ ब्लू से। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके पास 1 जो बना रहा हूँ मैं ब्लू से बना रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हमें बार बार पीछे देखना पड़ेगा और काफी मुश्किल काम है ये। पहले वाले में आया 20 पे 26 पे 28। 20 पहले वाले में आपके पास आया 20। तो ये आपके पास 30 पर ये आ गया 20। फिर आपके पास आ गया 26। 26 आपके पास आ गया 60 पर। 60 पर 26 आ गया आपके पास। 90 पर 28। 90 है आपके पास ये, और यहाँ आ गया आपके पास 28। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो 29 आ गया 120 पर। 120 29 आ गया। फिर आपके पास आएगा नीचे 28 दोबारा से 150 पर। उसके बाद आपके पास आ गया 26.5। 26.5 बनाएंगे पर 25 26 26.5, and after that it would be 25 and 23.5। 25 210 पे आ गया आपके पास 25 and then 23.5। so it would be somewhere 1 2 3 or like this। okay, तब हम इसको यहाँ से बना सकते हैं।
सर जी बेटे। सर हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 के कर्व को, स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन या फिर क्या? देखो उसमें उसने बताया था ऑलरेडी बेटे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं कि हम देखते ही नहीं कि उसने हमें क्या बताया। ऑलरेडी हमें बता रहा है कि भाई आपने कर्व बनाना है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाया, ड्रॉ टू कर्व्स ऑफ पास फिट, है ना। तो यही बस आपने देखना है, वो क्वेश्चन में आपको बताता है कि आपने करना क्या है, तो ऑलरेडी बता रहा है आपको कि आप नहीं सर, मतलब जिस तरह आपने इधर ब्लू और रेड से डिफरेंशिएट किया ना दोनों लाइंस को। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं उसका कोई मसला नहीं, आप एक ही पेन से बना दें। आप एक ही पेन से बनाने के बाद यहाँ लिख दें, जैसे मैंने साइड में अलग अलग पेन यूज किया, आप यहाँ लिख दें भाई ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, आप ऐसे लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और दूसरा सवाल मदी ने कहा कि मदी ने पूछा कि सर ये 60% या 70% जो है आपका जो ग्राफ है ये उसको मतलब अप्रोच नहीं कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। देखो मैंने जो बनाया है वो मैंने पीछे देखे बिना बनाया है कि पीछे भाई कितना डिफरेंस था। आप पीछे देख के बना सकते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है। मैक्सिमम डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है भाई, 30 तक आ रहा है, तो इसको मैं डबल भी कर सकता हूँ, तो एक ग्राफ और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसको उस तरह बना सकते हो, कोई मसला नहीं है आपको। ऑलराइट जी सर, ओके। ऑलराइट। तो देखो ये 60 तक जा रहा है ना, तो अगर आप बात करो यहाँ पर 60 तक की, तो इस ग्राफ को मैं मजीद बड़ा कर सकता था, तो आप इसको मजीद बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 30 की जगह आप इसको डबल कर दो तो ये आपका मैक्सिमम ग्राफ कवर कर लेगा। राइट। लेकिन जब तक आपके ग्राफ की प्लॉटिंग सही है आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ऑलराइट बच्चों, ओके। तो अब देखें इसके अंदर अगर सीएससी वाले बच्चे देखें तो उनके लिए काफी आसान मरहला है कि भाई 6 और 5 11 मार्क्स खाली आपको पेपर में कुछ याद किए बिना मिलेगा। मतलब कि अगर आपको याद भी नहीं होता ना, आपको सिर्फ ये चीजें आती, ग्राफ बनाना और आपको वैल्यूज देखना आती, यानी कि आपके पास आंखें होती और आपके पास बेसिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता, तो आप 11 मार्क्स ले सकते थे इसके अंदर। तो ये काफी आसान होता है बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप परेशान हो जाएं और आपको मुश्किल हो। तो अब तक ग्राफ वाले सवाल में आपने देखा कि इट्स वेरी सिंपल, बस आपने जो देखना है वो प्रॉपर्ली रीडिंग्स को देखना है, और दूसरा आपने देखना है कि वो कौन सा ग्राफ मांग रहा है, वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ मांग रहा है, वो बेस्ट फिट मांग रहा है आपसे, वो आपसे क्या कह रहा है, बस आपने ये देखना है। ऑलराइट बच्चों, हर ग्राफ के क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है कि आपने कौन सी लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, कर्व बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इट्स ऑल गिवन इन द क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन और फोकस ऑन द क्वेश्चन और यू विल सी दैट कि आपने करना क्या है इसके अंदर। ऑलराइट, चलें देखें नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है। जी बेटे। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनाते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कभी कभार ऐसा होता है कि वो दो ग्राफ दे देता है ना, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है ऐसे, एक ये एक ट्रेडिंग से, ठीक है, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपने ऐसे खींची, तो दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। ओके सर। तो वो दो अलग अलग वैल्यूज देता है उसके लिए, तो आपने दो अलग अलग ग्राफ बनाने होते हैं, बट वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो इस तरह होता है। देन यू कैन सी दिस कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, जब आपसे वो ग्राफ बनवा लेता है तो ग्राफ के थ्रू भी कुछ वैल्यूज निकलवाने को कहता है, तो ये वही कहने वाला है यहाँ पर। फ्रॉम योर ग्राफ deduce the temperature change at 110 second in experiment number 1, show clearly on the graph how to work out your answer। 2 मार्क्स मिलेंगे इसके। अब देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है आपके पास ब्लू वाला है, और उसमें वो कह रहा है कि आपने 110 जो है उसको यूज करना है, तो जरा 110 को हम यूज तो कर लें। 110 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये रहा हमारे पास 110, ये रहा हमारे पास, ये हो गया 110। और इसके अगर स्ट्रेट लाइन में खींचूं तो आप देख सकते हैं ये समवेयर 29 पर आ रहा है, राइट बच्चों, ऐसी है। यस सर। यस सर। आप यस सर। 29 ना लिख के आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप अगर आप देखना चाहो तो कंफर्म करना चाहो अपने आंसर को पीछे से देख सकते हो कि 120 पे आंसर कितना है 29, और 90 पे कितना है 28, तो आप इसके बीच का भी लिख सकते हो, दैट वुड बी अ ग्रेट आंसर फॉर यू, राइट। क्योंकि देखो मैंने काफी गहरी लाइन से बनाया है, अगर हम इसको पतली लाइन से बनाए तो थोड़ा बहुत और एक्यूरेसी इसके अंदर आ सकती है। लेट्स ट्राई, अगर मैं इसको और थोड़ा सा, चलो दोबारा चेक करते हैं। ये हो गया आपके पास 110, ठीक है। तो अगर आप इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन देखें, या कहीं आ सकती है, ठीक है ना।
अगर आप चाहें तो 28.75 लिख सकते हैं, 28.5 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं, ऑल आर एक्सेप्टेबल। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. तो बस ये आपने यहाँ पर फोकस कर लेना है जरा इस तरह से। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑलमोस्ट 29 पर ही है, 29 से स्लाइटली सा नीचे, तो मैं इसको 29 ही लिखूँ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट 29। Then predict the temperature of the solution in experiment 2 after 5 hours। 5 घंटों के बाद क्या होने वाला है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई 5 घंटे बाद क्या होगा बच्चों? 5 घंटे के बाद क्या होगा? तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप इसको देखें तो एक्सो में टेम्परेचर हमेशा क्या होता है बच्चों? अगर ये मैं इसको रूम टेम्परेचर सपोज करता हूँ, तो एक्सो में हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट? Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो अपने पास जगह पर आ जाता है वो। फॉर सपोज अगर आप अपने घरों में चूल्हों की बात करें, तो जब आप चूल्हा जलाते हैं घर के अंदर, तो चूल्हा जलाने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर रोटी बन जाती है। तो क्या आप 2 से 3 घंटे के बाद अपने चूल्हे को हाथ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। वो जो आपका मेटल होता है, आपका जो चूल्हा होता है, उसकी जो चमनी होती है वो भी ठंडी हो जाती है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो आ जाता है। सेम एज इट इज एंडोथर्मिक में भी आपको यही सिचुएशन मिलेगी, टेम्परेचर आपके पास नीचे जाएगा और उसके बाद जाके वो क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। So you can say that the reaction is over. So definitely after 5 hours, it is going to be at room temperature. Right बच्चों? तो आपके पास वो वापस अपने रूम टेम्परेचर पे आने वाला है। Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. As reaction is over, so the temperature would be 24 or 25, right? Room temperature. ये लिख देना। ठीक है बच्चों? Then suggest why the experiment were done in a polystyrene cup rather than a glass beaker. So we know that भाई, मैंने अभी आपको बताया वो क्या है आपके पास? इंसुलेटर है। क्या है आपके पास? वो इंसुलेटर है। So you can say that polystyrene cup is a good insulator. Is a good insulator. तो इस वजह से हम उसको जब भी कोई भी टेम्परेचर नोटिफिकेशन के लिए हम वर्कआउट करेंगे कि भाई हमें टेम्परेचर नोट करना है, बेहतर तरीके से टेम्परेचर नोट करना है, तो हम उसमें पॉलीस्टाइरीन कप ले सकते हैं। Describe how the result would be different in a glass beaker is used in place of the polystyrene cup. अगर आप क्या यूज करेंगे? अगर आप यूज करेंगे ग्लास, तो डेफिनेटली आपके पास टेम्परेचर लॉस होगा टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन ऑफ हीट, तो आपके पास टेम्परेचर डाउन हो सकता है। यू कैन से दैट टेम्परेचर falls, right? सर जी बेटे। ये जो पार्ट F1 है, इधर हम ये लिख सकते हैं polystyrene is a bad conductor. हाँ, दोनों बातें एक ही हैं मेरे ख्याल से, तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay, sir. Suggest one change that could be made to the apparatus that would improve the accuracy of the result. Explain why this change would improve the accuracy of the result. तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने पहले आपको करके दिखाया था और हाईलाइट उस चीज को कि आपने यहाँ पर क्या यूज किया है। आपने यहाँ यूज किया है वॉच, आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज किया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और क्या कर सकते हो? बेहतर तरीके से वॉल्यूम ले सकते हो, तो बेहतर तरीके से आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूज व्हाट, यूज पिपेट as pipette is more accurate than measuring cylinder। ठीक है बच्चों, लेकिन आपने यहाँ मेंशन जरूर करना है कि आपने किसकी जगह पर आपने इसको यूज किया है। अगर आप सिर्फ लिख देंगे यूज पिपेट और यहाँ मेजरिंग सिलेंडर का लफ्ज आप एक्सप्लेनेशन यूज नहीं करेंगे, तो इट वुड नॉट बी क्लियर कि आप क्या बताना चाह रहे हो, किसको रिप्लेस करना चाह रहे हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Just a minute, let me just take the screenshot. ले ले, बिल्कुल ले ले, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन Done, करते sir. हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास इसी ग्राफ से रिलेटेड है, तो आप मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना एक्यूरेट आप इसको बना सकते हो, कितना बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स सी दिस कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये जीसीई का क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं कि ये समर 21 का पेपर 42 है। ठीक है, आपके पास
ये आपके पास समर 21 का पेपर 42 है। तो आप इसको अपने पास खोलना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने पास, इसको सेव करना चाहें तो आप इस तरह सेव कर सकते हैं, दिस इज समर 21। ऑलराइट बच्चों, राइट सर। चले आगे चलते हैं। अब इसका सवाल जरा अगर आप देखें तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास बहुत सिंपल चीज है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, ये वही सवाल है। अच्छा बच्चों जस्ट वेट फॉर आजान, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे ख्याल से हमने ये किसी क्वेश्चन में किया था, जिसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना था, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन वाला था, इस तरह का कुछ था। तो ये वही क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने आ गया है और उसने प्लान करके आपको दिखा दिया कि आप वो किस तरह कर सकते हैं। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट हैज अ फार्मूला ऑफ Mg.H2O. When hydrated magnesium sulfate is heated, it loses the water of crystallization to form anhydrous magnesium sulfate. You can see this water remove हो गया। A student does an experiment to find the value of X. क्या किया उसने? Record the mass of crucible, add hydrated magnesium sulfate to the crucible and record the mass again. Heat the crucible strongly. ये हमने मेरे ख्याल से प्लानिंग नहीं किया था। Allow the crucible and the content to cool down. Record the mass again. Repeat 3 or 4 times until the mass is recorded twice. Use the result to calculate the initial mass and the final mass of magnesium sulfate. वो सारी बातें लिखी हैं जो हमने प्लानिंग में लिखी थी, राइट। तो आप चाहें तो ये 6 पॉइंट प्लानिंग में अगर आप लिखते हैं तो आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। All right, then the question is suggest why a crucible is used instead of a glass beaker. ग्लास बीकर क्यों यूज नहीं किया भाई? हम क्रूसिबल यूज कर सकते हैं और क्रूसिबल यूज कर रहे हैं ग्लास बीकर की जगह, तो हम ग्लास बीकर भी तो यूज कर सकते थे। यू कैन से दैट भाई आप थर्मल हीट डिकम्पोजिशन कर रहे हो, स्ट्रांगली हीटिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअस हीटिंग कर रहे हो, आप उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीटिंग कर रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि भाई आपके पास ग्लास टूट सकता है, इतनी स्ट्रांग हीटिंग से मेल्ट हो सकता है ग्लास। और दूसरी बात, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर हम बात करें तो क्रूसिबल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो हम उसकी बात ज्यादा उसको दर्जा देंगे, उसको यूज करने का दर्जा देंगे। यू कैन से दैट भाई crucible is a better thermal conductor. You can say that crucible is a better heat conductor, while glass can break. तो ग्लास तो टूट भी सकता है भाई, उसको यूज नहीं करना है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इसमें, ठीक है। देन सजेस्ट व्हाई 3 and 4 all repeat until the same mass is recorded. मैंने आपको बताया था प्लानिंग में कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट क्यों रिपीट करते हैं, जस्ट फॉर द इंश्योरिटी कि भाई हमने प्रोसेस कर लिया या नहीं। तो आप कह सकते हैं टू मेक श्योर ऑल द वाटर हैज बीन रिमूव्ड, टू मेक श्योर दैट all water has been removed. सर जी बेटे। सर इसमें ये कह सकते हैं कि टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स, फॉर एक्यूरेसी आप कह सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस बात को जो है फोकस करना है कि आप कर क्या रहे हैं। तो भाई एक्यूरेसी भी तो तभी आएगी ना आपके पास जब आप पानी को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो इतना जर्नल जवाब भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि हमें जो है जैसे वो उसको ये पता चल जाए कि हम जो है यहाँ पर जो थोड़ी सी चालाकी कर रहे हैं। हम हर क्वेश्चन में इस तरह की अगर बात को जर्नल बना देंगे तो बहुत सारे जवाब आपके पास बन सकते हैं, लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपके पास एक्यूरेसी, डेफिनेटली एक्यूरेसी की कर रहे हैं हम इसको, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त हम वाटर रिमूव करें तो जितना अच्छा हम वाटर रिमूव करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास रिजल्ट आएगा। सिंपल इज दिस, अगर आप इसको स्पेसिफाई करके लिख दें कि टू इंश्योर दैट ऑल द वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन रिमूव्ड, सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर कि आप एक्यूरेसी के लिए ही काम कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए भाई, several students do the same experiment with different initial masses. The results are shown. अब वो आपको रिजल्ट देखने हैं कि आपके पास अगर 0.52 और 0.25 को आप बचा है तो डेफिनेटली आपके पास 0.27 लॉस हुआ होगा। 2.04 यूज किया है और फिर 1.00 बचा है तो डेफिनेटली 1.04 आपके पास जो है वाटर रिमूव हुआ होगा। तो ये इसने पॉइंट कंप्लीट करने के लिए दिया है। उसके बाद वो आपसे बोलता है ऑन द ग्रिड प्लॉट अ फाइनल मास ऑफ magnesium sulfate against the mass of water lost. चलो भाई पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। आपके पास जो है फाइनल मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसको प्लॉट करना है अगेंस्ट द मास ऑफ वाटर लॉस। तो इसको प्लॉट करने के लिए आप देखें ऊपर अगर, तो आपके पास फाइनल मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है 0.25, तो इट वुड बी 2 and 4, तो ये हो गया 0.3 और यहाँ कहीं आपके पास 2.5 होगा बीच में ना।
तो 25 आपके पास अगर मैग्नीशियम सल्फेट का मास है तो वाटर का कितना है 27। तो यहाँ पर कहीं ये आपके पास होगा, ये हो गया 30, ये हो गया 6 1 2, यहाँ पर होना चाहिए ये कहीं मार्क बीच में। ठीक है, तो ये मार्क आ गया आपके पास। उसके साथ साथ वो कह रहा है सेकंड वाला जो है आपके पास 0.48 है, मैग्नीशियम 0.48 का होगा, तो ये हो गया आपके पास 5, तो डेफिनेटली 48 यहाँ होगा बराबर में। और वाटर कितना है 5, तो इट वुड बी समवेयर 4 8 5, तो ये हमें यहाँ प्लॉट करना है। देन आफ्टर दैट 0.83 है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 48 है, तो ये इस तरफ है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास 48 है, तो इट इज हियर, यहाँ लगेगा ये। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट 0.83 है, मैग्नीशियम सल्फेट 0.83 कहाँ आएगा आपके पास, आप देख सकते हो एक तो 0.67 पे वाटर है, 0.6 और ये 0.7 और ये हो गया आपके पास 6 7 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद 0.83 8 एंड इट इज 9, तो ये समवेयर आपके पास यहाँ बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट 1 है, शुक्र है पहला उन्होंने तमीज कर दिया, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट 1 आ गया यहाँ पर कहीं, और 1.04, तो भाई ये आपके पास 1.1 है, 1.04 समवेयर आपके पास कहाँ होगा, आपके पास ये 1.08 1.06 1.04 1.02, तो ये यहाँ होगा आपके पास। तो 1.04 पे 1 एस 1 पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 1.3 वाटर आ गया, 1.3 ये आ गया वाटर पे 1.3 और 1.23, भाई 1.2 1.23 यहाँ कहीं होगा ये। ठीक है, और आफ्टर दैट आपके पास आ गया क्या, लास्ट इज 1.53 1.5 1.52 1.53 आ गया आपके पास, और 1.46, तो ये हो गया आपके पास 1.4 और 1.42 1.44 1.46, तो आपके पास आ गया बराबर में यहाँ पर। ऑलराइट बच्चों, ऐसी है। यस अब जरा हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए जरा हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे, ताकि हमें ऑब्वियस हो जाए। हाँ देखो, अगर आप इस पार्ट में देखते हो तो वो आपसे कहता है कि आपने एनामेलस पॉइंट के अराउंड सर्किल बनाना है, तो ये बात वो यहाँ पर हमें बता रहा है। एनामेलस पॉइंट वो होता है जो कि आपकी सारी रीडिंग्स को फॉलो ना कर रहा हो। ठीक है, जरा इसमें हम देखें तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है या नहीं, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखें तो एनामेलस पॉइंट इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो मैं यहाँ पर क्या खींचूंगा भाई, स्ट्रेट लाइन खींचूंगा एक, और जो पॉइंट इसको फॉलो नहीं कर रहा उसको मैं छोड़ दूंगा। कौन सा पॉइंट इसको फॉलो नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट एनामेलस है जो कि बहुत दूर जा रहा है, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा। राइट बच्चों, राइट बच्चों, यस एवरीवन। तो एनामेलस पॉइंट के बारे में आपको बताना Yes, चाहिए, sir. वो पॉइंट जो कि आपके पास जो ग्राफ पे आप प्लॉट करते हो उसके अंदर वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो बिल्कुल अलग हो, उसको आप एनामेलस पॉइंट बोलते हो। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सजेस्ट रीजन फॉर द एनामेलस रिजल्ट, के भाई आपके पास ये जो एनामेलस रिजल्ट आया है इसका रीजन क्या हो सकता है आपके पास, तो इसका रीजन क्या देंगे आप बच्चों। स्टूडेंट ने करेक्ट मेजर नहीं किया होगा। यस, या करेक्ट मेजर नहीं किया होगा या करेक्ट हीटिंग नहीं की होगी। सर हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर गए हो इस रिएक्शन को। बिल्कुल, आप देखें सबसे सिंपल बात कंटामिनेशन। ये है, सिंपल बात तो ये है कि आप लिख सकते हैं सैंपल स्टिल
कंटेन सम वाटर। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होंगे, उसने कंप्लीटली हीटिंग नहीं की होगी, जब भी आपके पास एन इनएक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, राइट। सिंपल, सबसे सिंपल ये। यस सर। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसने यहाँ इतनी देर बाद जाके जो है कंफर्म किया है कि हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। सही है भाई? यस इतनी सर। देर बाद। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें देखते हुए वर्कआउट करना है। तो अगर आपके पास, अगर आपने गलत बना भी दिया है तो उसने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, तो आप उसको सही कर सकते होंगे। In another experiment, the final mass of magnesium sulfate is 1.20 gram. Use your graph to define the mass of water lost when 1 point। देखो दोबारा से वही सवाल आ गया। जब आपके पास एक जब ग्राफ बनवाता है ना, तो उससे रिलेटेड लाजमी सवाल वो इस तरह से पूछता है कि आप एक्सेस साइड आइडेंटिफाई कर सको। 1.20 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट। तो 1.20 मैग्नीशियम कहाँ पर है भाई? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1.20 मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये इसको हमने कर लिया चेक, ये भाई ये आ गया यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से खींचेंगे ताकि आपके पास मालूम चल सके कि आपके पास मास कितना है वाटर का इस वक्त। तो ये आ गया आपके पास यहाँ, तो इट इज समवेयर, ये आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है जरा चेक कर लो बच्चों। ये आपके पास है ये कितना है, 1 पॉइंट कितना है बच्चों, ये आपके पास 1.28। ये हो गया आपके पास कितना, 1 पॉइंट तब 1.2 ही आ रहा है। 1.28 आ रहा है समवेयर, राइट। आप तो कह सकते हैं कि भाई ये आपके पास समवेयर 1.28 हो सकता है, या थोड़ी बहुत अगर हमने ग्राफ में अभी यहाँ पर कोई मिस्टेक की होगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, 1.26 भी हो सकता है, 1.30 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा ग्राफ बनाया है, कितनी अच्छी प्लॉटिंग की है आपने, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलती है, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। Then they are saying calculate the number of moles of water in your answer to 1। आपने जो आंसर निकाला है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने। भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप? यू कैन सिंपली डिवाइड इट बाय इट। 18 से डिवाइड करा दें, क्या आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। जरा इसको डिवाइड करा के देखो भाई कितने मोल्स आ रहे हैं। 1.28 डिवाइड बाय 18, अब देखें आपके पास आंसर आ रहा है 0.07, राइट बच्चों? यस सर। जब भी आपके पास इस तरह की परसेंटेज आ जाए तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो आप रिलेशन लगा सकते हैं। 0.01 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन्स वाटर कितना कंटेन कर रहा है, 0.07। अगर आपको याद हो एम्पेरिकल फार्मूला वाला तरीका तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सिंपलेस्ट है उससे दोनों को डिवाइड करा दें आप, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 7 आ गया। सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x वुड बी 7। ऑलराइट बच्चों, यस सर। So this is the way to solve the graph questions। अब इस ग्राफ के क्वेश्चंस में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात आ सकती है, तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर्ड रहना है कि आमतौर पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है, रेट ऑफ रिएक्शन से जो कनेक्टेड ये बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन से क्या ये कनेक्टेड बात कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप ये वाला ग्राफ बनाते हो, ये वाला ग्राफ अगर बनाते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हो। इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टॉप क्लॉक होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, गैस सिरिंज होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास दूसरा वाला जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, आपके पास दूसरा वाला ये वाला बनता है जिसके अंदर डिक्रीज इन मास वर्सेस हम क्या करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद होना चाहिए। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें काफी काम वो आ सकता है। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू,